नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भाटी और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। 2025 में जिस तरीके से कमोडिटी में रिटर्न आई, चाहे वो प्लैटिनम हो, पलेडियम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, लगभग हम कह सकते हैं कि ये कमोडिटी साइकिल की 2.0 रैली है, जिसमें पहले तो बुलियन ने पार्टिसिपेट किया, अब यहाँ पे बेस मेटल्स ने भी पार्टिसिपेट किया लेट 2025 में। और अब एग्रीकल्चर की यहाँ पे बात हो रही है। 2026 में हम एग्री कमोडिटीज में भी मूव आता हुआ देखेंगे, और थोड़ा बहुत मूव जो है वो हम लोगों ने एनर्जी में भी देखा आता हुआ। लेकिन एनर्जी की जो सप्लाई डिमांड सिचुएशन है, वो ये नहीं बता रही है कि 2026 में जो रैली है ये यहाँ पे रहेगी। ज्यादा हल्का सा यहाँ पे दबाव लग रहा है। लेकिन बेस मेटल जो कि आप कह रहे हैं कि नया प्रेशियस मेटल है, उसमें बड़ी मूव आ रही है। बहुत बड़ा कारण भी है यहाँ पे। तो क्या ये स्पेकुलेशन है या लंबे समय के लिए इसमें निवेश करना यहाँ पे सुरक्षित रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए? आज इस पे ही बात करेंगे। और आज एक ऐसी कमोडिटी के बारे में बात करेंगे जिसने 2025 में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, और जिसे हम कहते हैं कि वो डॉक्टर ऑफ इकोनॉमी है, यानी कि डॉक्टर कॉपर। अगर डॉक्टर कॉपर चले तो माना जाता है कि इकोनॉमी जो है वो बूस्ट अप होने वाली है, इकोनॉमी में डिमांड है। अगर डॉक्टर कॉपर नीचे की तरफ जाता है तो ये माना जाता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो वीक हो रही है, बीमार हो रही है, अब इसे स्टिमुलस की जरूरत है, इंटरेस्ट रेट कम करने की जरूरत है। क्या कारण है जो 2025 में हम लोगों ने इतनी बड़ी मूव आते हुए हम लोगों ने देखा, और क्या इसे हमें पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? एक पीपीटी के जरिए ही यहाँ पे जानेंगे। और सारे डिमांड सप्लाई फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स को देखते हुए चलेंगे। और ये जो वीडियो है ये लॉन्ग टर्म निवेश के ध्यान से मैंने बनाया है, जिसमें पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, और कारण क्या रहना चाहिए आपके कॉपर में यहाँ शामिल का कॉपर को पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। 2026 में हम आ चुके हैं, लेकिन 25 का परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है। सिल्वर का रिटर्न 134%, ये बाहर की मार्केट का। प्लैटिनम 133%, गोल्ड 73%, कॉपर 36%, एल्यूमिनियम 16%। क्या ये 36% आने वाले साल यानी कि 26 में फिर से यहाँ पे 36% या 40% का रिटर्न देगा, या किस तरीके की मूवमेंट होगी? सबसे पहले आपको देखना होगा, बड़ा क्रिटिकल यहाँ पे एक मूव है। वो मूव है 2004 से लेके 2024। मैंने ये 25, ये मैंने 21 साल क्यों डेटा लिया, क्योंकि 2004 में एमसीएक्स हमारा यहाँ पे आया वजूद में। और जब 2004 की बात करेंगे तो इसने लाल मेटल्स ने लाल में शुरुआत करी थी 2004 में। अगर रिपोर्ट्स आप देखेंगे और यहाँ पे प्राइस मूवमेंट देखेंगे, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये 100 से $300 के बीच में, यहाँ पे 300 रुपए के बीच में यहाँ पे मूव कर रही थी। काफी लंबा कंसोलिडेशन रहा यहाँ पे, काफी लंबा कंसोलिडेशन। यहाँ पे आया चाइना ने, जब यहाँ पे डिमांड शुरू हुई तो एक हल्का सा एक अपसाइड बना जोन। तभी भी ये लंबा कंसोलिडेशन है। एक कमोडिटी 2004 से 2019 तक, आपको सिर्फ क्या दायरा है उसका, ऊपर में 400-450 और नीचे में आपका 300। इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद कोई भी चीज बहुत तेजी से एक जंप लेती है। फिर आपको पता है कि 2020 क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, ये कोविड वाला टाइम था। ये हम देखेंगे आगे के चार्ट में भी, टेबुलर फॉर्म में से हम समझेंगे। और पहले वही लाते हैं। 2018 से मैंने यहाँ पे शुरुआत करी है। 2018 में आप देख रहे हैं कि 2018-19 जो है ये माइनस में यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स आए थे, और ये साल वही था। मैं शुरुआत इसलिए करना चाह रही थी, यूएस चाइना का ट्रेड वॉर था जो पहले सिर्फ चाइना से था, अब ये ट्रम्प सारी दुनिया से कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ था, ग्रोथ जो है वो स्लो हुआ था। 2019 में अगेन आप कहेंगे कि क्या था, 2019 में फिर से एक माइनस रिटर्न था, क्योंकि अनसर्टिनिटी यहाँ पे थी और वीक डिमांड था। 20 में आया कोविड, कोविड की वजह से सप्लाई साइड हुआ कम, और माइंस यहाँ पे मतलब फॉर द टाइमिंग एकदम से बंद हो गए थे। पोस्ट लॉकडाउन जब यहाँ पे रिकवरी हुई, जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो चाइना से मैसिव स्टिमुलस आया और डिमांड बढ़ी। और जब वहां पे फैक्ट्री बंद थी, सारा रिफाइनरीज बंद था, तो सप्लाई साइड स्टक था। तो यहाँ पे हम लोगों ने 26% का रिटर्न देखा। 21 में फिर क्या हुआ, 26% के रिटर्न के बाद 21 में ये 25% का रिटर्न, यानी कि ओवरऑल हम लोगों ने 2 साल में 51% का रिटर्न आता हुआ देखा। तो अभी अगर रिटर्न आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये रिटर्न आएगा। और वो तब था जब पोस्ट पैंडेमिक सप्लाई यहाँ पे क्रंच था, लेकिन ईवीज की यहाँ पे डिमांड जो है वो बढ़ रही थी। फिर आता है 22 में क्या हुआ था, 22 में फिर से एक बार चाइना ने क्या करा था, अगर आप पीछे जाएंगे, जीरो कोविड पॉलिसी यहाँ पे था, जिसकी वजह से हम लोगों को एक डाउनसाइड आता हुआ दिखा था। और फेड ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक करा, एक माइनस का हमें यहाँ पे एक रिटर्न मिला।
23-24 में कॉपर का बाजार काफी अच्छे से संभला, यहाँ पे एक रेंज बनाया, और 24 में यहाँ पे एंट्री होती है किस चीज की? एआई डेटा सेंटर डिमांड बिगिंस। 24 बहुत इंपॉर्टेंट था इसके लिए। इनिशियल माइंड डिसरप्शंस, एक तो आपको न्यू आया, आपने 10 साल पहले तो सुना ही नहीं होगा कि एआई होता क्या है और इसकी डिमांड्स क्या है। डेटा सेंटर में बहुत ज्यादा डिमांड होता है। अब यहाँ पे इंडिया में भी डेटा सेंटर्स हैं। वाइजैक में जो डेटा सेंटर्स यहाँ पे खुलने का है, गूगल जो खोलेगा, उसमें 65,000 टन से भी ज्यादा कॉपर लगने का उम्मीद है, अनुमान है, फेज वाइज मैनर में। इसको हमें ध्यान में रखना होगा, एक साल नहीं, फेज वाइज मैनर में। 25 में एक बड़ा, मतलब हम कहते हैं कि क्रांतिकारी, यहाँ पे एक रिटर्न आया, 50% का रिटर्न। वो 34% का रिटर्न मैंने आपको कॉमिक्स का दिया था, ये हमारे एमसीएक्स का रिटर्न भी है और एलएमई का रिटर्न है। यहाँ पे क्यों हुआ? ग्रासबर्ग माइन में डिसरप्शन आया और रिकॉर्ड यहाँ पे डिमांड थी। 26 का अनुमान है कि अब लगभग यहाँ पे ये छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए, क्योंकि ये तो 13,500 ऑलरेडी आ गया हुआ है। अब डिमांड यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐतिहासिक बदलाव आया क्यों इतना ज्यादा? 48% की डिमांड उछाल के बाद भी यहाँ पे एनालिस्ट क्यों बोल रहे हैं कि फर्दर एक अपसाइड आएगा? आपको यहाँ पे स्पेकुलेशन में नहीं जाना है, आपको जाना है कि फंडामेंटल्स में बदलाव क्या आया, रणनीतिक बदलाव आया। इसलिए मैंने लिखा रणनीतिक बदलाव, यानी कि स्ट्रैटेजिक चेंजेस आए थे। 20वीं सदी तेल पे आधारित थी, 21वीं सदी में हम पूरी तरीके से तेल पे नहीं, हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन में। जब आप इलेक्ट्रिफिकेशन में जाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? आप इसमें नेचुरल गैस का तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन आप जाते हैं रिन्यूएबल्स में। कितना रिन्यूएबल्स आपको, विंड मिल्स बन रहे हैं, सोलार बन रहा है, या जो भी है, आपको हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आते हैं, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में कॉपर का यूज होता है। तो आप क्रूड से पड़े जा रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट की बड़ी चिंता है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल आपको यूज करना नहीं है। लेकिन फॉसिल फ्यूल आप यूज नहीं कर रहे हैं और आप कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी। क्या रिन्यूएबल एनर्जी फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल के बिना चल सकता है? क्या एक विंड मिल फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल के बिना चल सकता है? जी नहीं। उसमें जितनी भी चीजें लगी हैं, तांबा है, एल्यूमिनियम है, प्लैटिनम है, जो भी चीजें हैं, वो सब जब बनती हैं तो उसके पीछे भी कार्बन एमिशंस होता है और उसके पीछे भी क्रूड की डिमांड होती है। लेकिन जो यहाँ पे कॉपर का डिमांड बढ़ा वो मैसिव था। बाजार का संकेत क्या है यहाँ पे? बाजार में कॉपर को आपको बेस मेटल सबने कहा होगा, मैं कहती हूँ कि ये स्ट्रैटेजिक एनर्जी एसेट है। और ये जब एनर्जी एसेट है तो आपको पता है कि एनर्जी की डिमांड कितनी बढ़ेगी। जितना रिन्यूएबल्स बढ़ेगा उतना कॉपर में आपको एक डिमांड बढ़ेगी, और ये एनर्जी एसेट है कॉपर। ये आपको यहाँ पे जान के चलना होगा, जो लोग लंबे समय के लिए यहाँ पे निवेश में रहना चाहते हैं। पावर ग्रिड, पुरानी बिजली ग्रिडों को आधुनिक बनाने के लिए लाखों में लंबी वायरिंग होती है। आपने डे टू डे लाइफ में देखा है, जितनी वायरिंग चेंजेस उतना कॉपर का डिमांड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर, इसमें बहुत ज्यादा क्यों यूज होता है ये? आपको लग रहा होगा वायरिंग में, कूलिंग के लिए भी हजारों टन कॉपर का यहाँ पे यूज होता, क्योंकि उन डेटा सेंटर्स को कूल करके चलना पड़ता है, उनकी कूलिंग बहुत रिक्वायर्ड है। ईवीज में, अब आप कहेंगे कि ईवी से क्या फर्क पड़ता है, ईवी तो नई चीज है। जब हम पारंपरिक कार को लेते हैं ना, एक पेट्रोल कार को, और जब हम ईवी को लेते हैं, उसमें 2 से 4 गुना अधिक कॉपर लगता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये जो हाई सेगमेंट्स गाड़ी बनती है ना, इसमें 1-1 केजी चांदी का यूज होता है। समझिए, एक जो हाई सेगमेंट कार्स होती हैं ईवीज वाली, उसमें चांदी का इतना इतना प्रयोग जो है वो होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कॉपर की वायरिंग कितनी होती होगी। चलिए, ये डिमांड साइड मैंने बताया, ये एक पहलू था कॉपर के फंडामेंटल्स का। अब आते हैं सप्लाई साइड। 30% की कमी जो है 2035 तक डिमांड में सप्लाई में बता रहे हैं, और ये इससे अधिक हो सकती है। आप बोलेंगे कि क्यों हो सकती है? पिछले 20 सालों में हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, हमने पॉल्यूशन का यहाँ पे एक वो दिया कि पॉल्यूशन बहुत है, पॉल्यूशन बहुत है, लेकिन डिमांड अपनी जगह बनी रहती है, क्योंकि लोगों को कंज्यूमर जो है वो ऑलरेडी वहां है। और नई कॉपर माइंस को बनाने में कितना साल लगता है? एक ग्रीन कॉपर माइंस को बनाने में 17 साल का समय लगता है, यानी कि अभी से कोई एक्सप्लोर करके और जहाँ पे प्रूवन रिजर्व है, उसको माइनिंग में लाके आपके कार तक कॉपर को पहुंचाने में 17 साल का समय लगेगा। ये बहुत लंबा टाइम होता है, और ये डेफिसिट इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, अभी से अगर वो एग्रेसिवली यहाँ पे तैयारी करते हैं तो। अब यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे जो पिलर है वो क्या है, जो सप्लाई साइड को डैमेज कर रहा है? खदानों की गुणवत्ता, यानी कि जो क्वालिटी है। चिली और पेरू सबसे बड़े सप्लायर्स हैं। वहां पे अब क्या हो रहा है, जो तांबा निकालना बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है और कॉस्टली हो रहा है, क्योंकि वो डीप जा रहे हैं पिट में, और वहां पे उनको क्वांटिटी कम मिल रही है, और साथ में वो कॉस्टली होता जा रहा है। तो कॉपर कॉस्टली होता जा रहा है, तो उसके पीछे बेसिक रीजन है। ये डिमांड सप्लाई मैट्रिक्स, इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने आप लोग के लिए ही बनाया है, ताकि आप स्पेकुलेशन से कितना ज्यादा बचना है और अपना हिसाब से चलिए। अगर बहुत स्पेकुलेशन हो रहा है, बिल्कुल हट जाइए आप वहां से।
रिफाइंड की डिमांड यहाँ पे जो थी वो करीब करीब 28 मीट्रिक टन के करीब यहाँ थी, मिलियन टन के करीब। अब यहाँ पे 26 में देखेंगे तो ये 28.73 हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। 30 तक जाते जाते, 30 में कोई हम बहुत दूर नहीं है, कितना लगेगा, 33 से 35 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट है। अब हम आते हैं सप्लाई साइड। सप्लाई साइड आप 26 में डेफिसिट देखने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 28.58 मिलियन टन ही है, रिक्वायरमेंट कितनी है, 28.73। तो यहाँ पे रिसाइकल होगा, जितनी भी है ये रिसाइकल की स्पीड बढ़ेगी। उसके बाद क्या है, जब आप 35 में जाएंगे तो आप 33 से 35 का डिमांड बता रहे हैं, आप सप्लाई सिर्फ कितना कर रहे हैं, 32.5 से 33 मिलियन टन। ये बहुत बड़ा फर्क होता है, इसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डेफिसिट। अगला स्लाइड्स में है, हमारा हाल समाचार बताता है और जो प्राइस का बिल्कुल इंडिकेशंस देता है वो हमारे होते हैं एक्सचेंजेस, वेयर हाउसेस। कहाँ कहाँ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा एलईमी, क्योंकि हम उसको प्राइस टैग करते हैं। फिर हमारा होता है कॉमिक्स, फिर जो हमारा कहते हैं ना कि फैक्ट्री, वर्ल्ड फैक्ट्री, ये है चाइना। तो चाइना का कौन सा है, शंघाई। तीनों को लेके हम चलेंगे। यहाँ पे जो सबसे डार्क एरिया है ये एलएमई है। एलएमई में आप देख रहे हैं कि कॉपर बिल्कुल डाउन साइड है, 26 में भी ये नीचे रहने की उम्मीद है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसके बाद यहाँ पे कौन सा है, इसके बाद यहाँ पे शेफे है। शेफे में अब आप कहेंगे कि शेफे है और यहाँ पे कितना है, हल्का सा बढ़त दिखा रहा है, यहाँ पे ज्यादा नहीं, लेकिन ओवरऑल जो एक एवरेज है, एवरेज से हम काफी नीचे है। अब आप कहेंगे कि ये कॉमिक्स में तो बहुत बड़ा मतलब कि अपसाइड है, इसके बाद आप यहाँ पे डाउन साइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लॉक्ड है, ये लॉक्ड है। अभी आप मैसिव यहाँ पे कॉपर में को इंपोर्ट कर रहा है कौन, यूएस। सबसे बड़ा यहाँ पे जो खेल है वो टैरिफ का खेल है, और टैरिफ लगने से पहले यूएस में काफी ज्यादा मात्रा में स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट करने की यहाँ पे जद्दोजहद है। और कितने हायर प्रीमियम पे ले रहा है, पर टन $100 का प्रीमियम पे यूएस यहाँ पे खरीद रहा है, और जिसकी वजह से इसने ये क्रिएट किया है। तो ये समझिए कि ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ये यूएस के लिए अवेलेबल है। तो इसको हम बिल्कुल मान के नहीं चलेंगे कि ये हमारे लिए है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिटिक्स पे आते हैं, क्योंकि जो भी मेटल्स या कमोडिटी है, ये कमोडिटी नहीं है, ये पॉलिटिकल कमोडिटी है। इसलिए आपको जियो पॉलिटिक्स को समझना होगा जब आप इसमें निवेश कर रहे हैं। अब है कि रिसोर्सेज का नेशनलिज्म हो रहा है, यानी कि जितनी भी कॉपर के प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जैसे ओपेक और नॉन ओपेक है, वो क्या कर रहे हैं, अधिक टैक्स लगा रहे हैं और निर्यात प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। इमेजिन अगर मान लीजिए भारत, एक एग्जांपल लीजिए, भारत में जब भी गेहूं का की कमी होती है, और भारत जो है बहुत बड़ा उत्पादक है, लेकिन उसको अपने 1.5 अरब के आबादी को फीड करना है, तो भारत क्या करता है, निर्यात पे प्रतिबंध लगाता है। यही तो पेरू और चाइना के लिए भी है, यही अदर कंट्रीज के लिए भी है। जब उन्हें लगेगा कि हमें अपने घर के लिए जरूरत है, तो वो लगाएंगे निर्यात पे प्रतिबंध, और इससे प्राइसेस बढ़ेगा और वो टैक्स भी ज्यादा लगाएंगे। इसके बाद क्या है, प्रेशर क्यों आ रहा है, रणनीतिक भंडार, जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक रिजर्व। अमेरिका और चीन जैसे लोग क्या है कि इमरजेंसी स्टॉक्स बना रहे हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था, ये वाला, ये इमरजेंसी स्टॉक्स है। इसको आप ये नहीं मानिए कि बहुत सारा स्टॉक है और इसको लेने वाला कोई नहीं है, वो एक तरीके से स्टॉक को क्रिएट कर रहे हैं। सप्लाई चेन पे खतरा, कॉपर के उत्पादन जो है वो कुछ ही देशों में है। जैसे आप एक मान लीजिए कि आपने एग्जाम्पल लेते हैं, क्रूड ऑयल का ले लेते हैं। क्रूड ऑयल आपको मिडिल ईस्ट में भी है, क्रूड ऑयल कनाडा में भी है, क्रूड ऑयल आपको थोड़ा बहुत चाइना में भी है, ये आपको यूएस सबसे बड़ा सप्लायर है, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसकी जो मतलब प्रोडक्शन है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन कॉपर के लिए आप माइंस बता के देखिए कि इंडिया में कितने माइंस है, चाइना में कितने माइंस है, यूएस में कितने माइंस है, नहीं। ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये मैक्सिको है, पेरू है, चाइल है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। और इनके यहाँ राजनीति में थोड़ी भी मतलब कि उतार चढ़ाव मतलब वहां पे हुआ, और किसी भी तरीके का सप्लाई डिसरप्शन आया, तो यहाँ पे सप्लाई शॉक आपको देखने को मिल सकता है। क्या ये प्राइसेस हायर साइड जाएंगे, या भविष्य में परिणाम कुछ और भी हो सकता है। और जब तक दो चीज मान के चलिए, डिमांड डिस्ट्रक्शंस और सब्सटीट्यूट, दो ही चीज हैं जो स्कैरसिटी वाली मेटल्स के प्राइस आउटलुक को बदल सकता है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। डिमांड डिस्ट्रक्शंस यानी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे $10,000 इमीडिएटली अगर गोल्ड हो जाए, तो हम खरीदना बंद कर देंगे। लेकिन एक और चीज होता है सब्सटीट्यूट आ जाना, जैसे कि आपको निकल में आया था, निकल बहुत हायर साइड गया था, तो क्या आया था, निकल पिग आयरन एक आया था, उसने स्टेनलेस स्टील में निकल की जगह ले ली और निकल के प्राइसेस कम हो गए। यानी कि कॉपर का सब्सटीट्यूट आ जाए इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, तब जाके कॉपर प्राइसेस यहाँ पे नीचे हो सकते हैं। अब क्या होगा भविष्य में परिणाम, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं
उसका जो महंगाई बढ़ेगा तो डायरेक्ट कंज्यूमर्स पे आएगा, तो कंज्यूमर्स इसको बेयर करेंगे क्योंकि कंपनी अपने पास नहीं रखेगी जब तक कि बहुत टफ कंपटीशन नहीं होता है। M&A, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का दौर आएगा। बड़ी तेल कंपनी और माइनिंग कंपनियां अब यहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को खरीद के बड़ा डील करेंगी। अच्छा, एक बात बता दूं, रियो टिंटो ने भी अभी यहाँ पे डील करने की कोशिश करी है। दो बड़े मतलब कि माइनिंग कंपनीज जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये मेरा अनुमान नहीं है, इट इज हैपनिंग। तो छोटी छोटी कंपनीज को बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदेंगी, की कंपनियां और माइनिंग कंपनियां मिलकर भी अगर खरीदेंगी तो एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव आ सकता है, विकल्प की तलाश। क्या एल्यूमिनियम कॉपर का जगह ले पाएगा, और इस पे बड़ी जल्दी यहाँ पे काम हो रहा होगा, और ये चीजें चलती रहती हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने एक मतलब जिस दिन सब्स्टिट्यूट आ गया ना, सब्स्टिट्यूट के लिए मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। हमारे पास लेड का एग्जाम्पल है। लेड पहले यूज होता था बैटरी में, फिर आ गया लिथियम बैटरी, फिर सोडियम आयन, और बहुत सारी बैटरीज आ गई। तो लेड के प्राइसेस जब डाउन साइड पे गया ना तो फिर वो उठा ही नहीं। यही हो सकता है अगर इनके सब्स्टिट्यूट मिले। अब है आपके निवेश का तरीका कि आपको निवेश कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं। इस स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा, और ये लास्ट स्लाइड है। इसके बाद मैं प्राइस दिखाते हुए प्रेजेंटेशन को यहाँ पे बंद करूंगी। इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट ट्रेडिंग। डायरेक्ट ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं? यहाँ के वायदा बाजार में कमोडिटी पे आपको अकाउंट खुलवाना होगा। वहां पे आप M6 फ्यूचर्स पे कर सकते हैं। ये किसके लिए है? स्पेकुलेटर्स के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है। लेकिन मार्जिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लीवरेज ट्रेडिंग है। दूसरा ऑप्शन क्या है? इसी वायदे बाजार में आपको ऑप्शंस मिल रहा है। जो लोग ऑप्शंस में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट है, और रिस्क लेवल क्या है? हाई है, वेरी हाई है। हेजिंग्स और मतलब डायरेक्शनल बेट्स जो होता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो कैपिटल है ये फ्यूचर्स मार्केट से कम कैपिटल लगता है डेरिवेटिव मार्केट में। चलिए, अब तीसरा ऑप्शन है जो कि मैं आप लोगों से बोलती हूँ जिन लोगों को डेरिवेटिव मार्केट में नहीं आना है, शेयर्स में करना। हिंदुस्तान कॉपर है, हिंडाल्को है, वेदांता है, इनमें आप करिएगा इक्विटी। अब मैंने हिंदुस्तान कॉपर क्यों बोला? ये PSU है, इसमें रिस्क क्या है? मॉडरेट है। अब आप क्या करेंगे? प्योर प्ले एक्सपोजर है आपको, इंडिया का सबसे इंटीग्रेटेड कॉपर माइंस है। तो आप कहाँ जा सकते हैं? हिंदुस्तान कॉपर में डिप आता है, डिप में आप जाइए। डाइवर्सिफाइड इक्विटी, हिंडाल्को, वेदांता, यानी कि ये सिर्फ कॉपर माइंस सिर्फ इनके नहीं है, इसमें और भी कमोडिटीज आती हैं, मेटल्स आते हैं, ओर्स आते हैं, ये इक्विटी है। अब इसमें क्या है? रिस्क लो और मीडियम है। लार्ज कैप स्टेबिलिटी, कॉपर इज वन ऑफ मैनी रिवेन्यू स्ट्रीम्स, है ना। इसके बाद आपको क्या मिलता है? इसके बाद आपको मिलता है थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स और ETF। ETF हमारे यहाँ नहीं है, तो मतलब आप ये ले सकते हैं, मिराई का एसेट निफ्टी मेटल ETF। मिराई एसेट निफ्टी मेटल ETF, ये म्यूचुअल फंड्स है। इसका रिस्क लेवल क्या है? मॉडरेट है। इन्वेस्टर्स यहाँ पे जो ब्रॉड एक्सपोजर चाहते हैं ऑल मेटल्स में, क्योंकि कॉपर के साथ स्टील भी बढ़ेगा इस बार, तो स्टील वगैरह में आपको ये बढ़ेगा, और ये आपको म्यूचुअल फंड्स में जब आप ले रहे हैं तो आपको डीमेट की आवश्यकता नहीं होती है, ये एक अच्छी बात है। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है कि प्रेसिजन वायर्स, माधव कॉपर, ये सब जो है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग में ये वायर्स बनाते हैं। जिनको स्मॉल कैप में करना, हल्का सा रिस्क लेना, क्योंकि रिस्क इसमें हाई है, मैं पहले बता दूं, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, इसमें आप ले सकते हैं। ये डायरेक्ट क्या करते हैं? कॉपर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कैसे? वायर रॉड्स, EV, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, और इंटरनेशनल जिसमें हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स ETF कॉप्स। फॉरेन ETF है, मॉडरेट है, और इसका एक्सपोजर आपको पता है कहाँ कहाँ पे है। ब्रिलियंट मतलब माइंस में फ्री पोर्ट है, मैक्रोविन है, BHP है, वाया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। ये बड़ा लंबा चौड़ा मेरा एक प्रेजेंटेशन था, क्योंकि मैं इसे डिटेल में बताना चाहती थी, क्योंकि ये मेरा पर्पस फुल्ली यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेश के लिए था। लॉन्ग टर्म निवेश की बात करूँ तो 2 से 3 साल या 30 का मैंने दिखाया, तो मैं 30 मान के चल रही हूँ कि आप 30 तक इसको यहाँ पे पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और चलिए, अब जाने से पहले मेन तो प्राइस आउटलुक है, जिसको देखे बिना आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। आपको एक कन्वीनियंस होता है कि आप देखते हैं कि किस तरीके से प्राइस का है मूवमेंट। तो मैं इसको लेती हूँ 3 मंथ्स का करती हूँ। 3 मंथ्स का करके हम इससे थोड़ा सा, ये ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर है, इसको थोड़ा सा हम नॉर्मलाइज करेंगे ताकि आप मूवमेंट को देख पाए। कहाँ से मैं कवर कर रही हूँ? 2015 से लेके 25, यानी कि आप एक डिकेड का यहाँ पे एक लेवल आता हुआ देख रहे हैं। कहाँ एक डिकेड पहले था? कॉपर 368, 370, जो लोग इंग्लिश में प्रेफर करते हैं। और कहाँ तक गया ये? इसने हाई कहाँ पे लगाया? हाई लगाया इसने 1392 का, 1400 का। आप देख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स है। अब यहाँ पे कहेंगे कि मेरा ध्यान क्या है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर 2 साल के लिए लिए जाए तो 2000 से 2200 तक आ सकता है। थोड़ा लंबे टाइम तक अगर आप जाएंगे तो प्राइसेस को यहाँ पे आप 3000 से 3200 आता हुआ देख सकते हैं। ये मेरा बिल्कुल लॉन्ग टर्म टारगेट है, इसको शॉर्ट टर्म से कंफ्यूज मत करिएगा।
और यहाँ पे धीरे-धीरे आप निवेश करिए। मैंने सारे आपको विकल्प यहाँ पे बता दिए हैं और उस विकल्प से करिए और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बोलिएगा कि आप कौन-सा यहाँ पे जो कौन-सा ऑप्शन ईटीएफ है, डेरिवेटिव है, ऑप्शंस हैं, इसके बाद बिराई का मैंने बताया है, मैंने शेयर्स बताए हैं, मैंने इंटरनेशनल बताया है। आप कौन-सा ऑप्शंस यहाँ पे प्रेफ़र करेंगे, ये मुझे फीडबैक में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।